एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जब कि आप लोगों को ये पता है कि मैंने आज मॉर्निंग में रिसेंटली अभी 2 वीडियोस केदारनाथ की अपलोड किए, जिसमें से आप लोगों ने बहुत सारा प्यार उसमें दिया है। थैंक यू सो मच फॉर मोस्ट ऑफ़ द व्यूज़, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी वीडियो अपलोड करने का, पर हो नहीं पा रहा था। आज फाइनली मैंने डाला, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। तो इसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं ये बताने जा रही हूँ कि मैंने कैसे 2 बार केदारनाथ की यात्रा तय की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि केदारनाथ जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो प्लानिंग से नहीं की जाती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये तो सडनली ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, बुलावा आता है, सडनली जाना पड़ता है। क्योंकि मैंने ऑब्वियस सी बात है, मैंने 2024 में ट्राई किया था। प्लानिंग के तौर पे ही मैंने सब कुछ प्लान किया, बाकायदा मैंने टिकट्स बुक कराई थी। बट हाँ, शायद उस टाइम पे बुलावा नहीं था, इसीलिए उस टाइम की जो प्लानिंग थी वो कैंसिल हो गई और 2024 में मैं नहीं जा पाई। पर हालांकि दिन प्रतिदिन मैं प्रे करती थी कि एक बार केदारनाथ ज़रूर जाऊंगी। तो एट द मोमेंट 2025 और उसके बाद 2025 में तो प्लानिंग थी थोड़ी बहुत मेरी जाने की, बट 2026 में तो सडन मैं केदारनाथ पहुंची थी। और इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकती कि वो कैसे हुआ। तो इसी के तौर पे मैं आप लोगों को ये वीडियो में बताना चाहूँगी कि कैसे हम कम से कम बजट में प्लानिंग कर सकते हैं, कम से कम बजट में केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। तो आपको एक रूट मैप मैं यहाँ पे दे रही हूँ, जो आप उससे रिलेट करके अपनी केदारनाथ यात्रा तय कर सकते हैं। तो बोलिए सभी लोग हर हर महादेव। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले जो हमने अपने स्टेशन से स्टार्ट किया था, तो आप नियर बाय स्टेशन को चूज़ करते। देखिए, स्टेशन से हरिद्वार तक ही हम ट्रेन करते हैं, कुछ लोग ऋषिकेश तक जाते हैं। तो मोस्टली ऋषिकेश से भी हम जा सकते हैं केदारनाथ सोनप्रयाग के लिए, और हरिद्वार से भी हम जा सकते हैं। तो आप अगर हरिद्वार घूमना चाहते हैं तो हरिद्वार में जाइए, अगर आप ऋषिकेश को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ऋषिकेश में जाइए। अगर आप दोनों एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हरिद्वार, फिर उसके बाद ऋषिकेश आता है, तो आप ऋषिकेश में जा सकते हैं। और हालांकि आपको केदारनाथ जाने के लिए दोनों से ही आपको बस अवेलेबल मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम स्टेशन को देखते हैं, आपके स्टेशन से कितना दूर है। ये आप अपने फ़ोन में वेयर इज़ माय ट्रेन से आप लगा सकते हैं कि ट्रेन कितने समय में पहुंचाती है। हाँ, क्राउड जब होता है बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे बहुत फुल ट्रेन होती हैं, तो आपको टिकट बहुत पहले कराना पड़ेगा। और बाकी जब ऑफ सीज़न होता है तब इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता, तो आप नॉर्मली वहाँ से आ सकते हैं। तो हम दिल्ली से ले लेते हैं। वैसे मेरे स्टेशन से तो ये अप्रॉक्सीमेट 12 घंटे की रास्ता थी हरिद्वार पहुंचने की। आप अपने वहाँ स्टेशन से अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह का मुझे टाइम बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम जब अपने स्टेशन से मेरे स्टेशन से एक ही ट्रेन चलती है हरिद्वार की, तो मैंने उसको प्रेफर किया था 2025 में, एंड 26 में मैंने लखनऊ से पकड़ा था। हालांकि लखनऊ से काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, पर मेरे स्टेशन से सिर्फ एक ही ऑप्शन मुझे मिला था ट्रेन का। फिर मुझे मॉर्निंग में 6 बजे तक की ट्रेन ने हरिद्वार उतार दिया था। तो हम लोग हरिद्वार स्टेशन पहुंच गए थे सुबह 6 बजे तक। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बहुत भीड़ होती है उस समय रूम का ढूंढना। पर जैसे ही स्टेशन से बाहर हम गए, तो वहाँ पे बहुत सारे आश्रम और रूम अवेलेबल थे। फिर हरिद्वार के बाद हरिद्वार स्टेशन के बाद हम लोगों ने जैसे ही रूम हम लोगों को मिल गए, तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह ये लोग मांगते हैं। फिर उनको सबमिट करने के बाद हम लोगों ने सामान रूम पर रख दिया। और हम लोग एट द मोमेंट मॉर्निंग में ही पहुँचे थे, तो इसलिए हम लोग रूम में नहीं रुके ज़्यादा समय। हम लोग हरिद्वार में ही, हर की पौड़ी है, यानी कि आपने सुना होगा, बहुत सारे घाट हैं वहाँ पे, जहाँ पे लोग स्नान करने जाते हैं, जहाँ पे गंगा जी हैं। तो हम लोग हर की पौड़ी चले गए थे। हर की पौड़ी बहुत सुंदर जगह और मतलब बहुत पीसफुल जगह मुझे लगती है। तो हर की पौड़ी अमेजिंग है। यहाँ पे जो गंगा जी का पानी है वो इतना ठंडा है कि उसमें नहाने के बाद आपके शरीर की सारी थकावट वहाँ पे दूर हो जाती है। तो हम लोगों ने वहाँ पे खूब एंजॉय किया, बहुत नहाया। उसके बाद यहाँ पे चेंजिंग रूम बहुत अवेलेबल है, आराम से चेंजिंग रूम मिल जाते हैं। तो चेंजिंग रूम में चेंज करने के बाद जस्ट फिर हम लोग
यहीं पास में ही मनसा देवी मंदिर पड़ता है, तो उसकी चढ़ाई हम लोग चढ़ने लगे। हाँ, मनसा देवी मंदिर की चढ़ाई थोड़ी सी है, बट इतना टफ भी नहीं है, आप आराम से इसको चढ़ सकते हैं, धीरे धीरे बैठ के आराम से चढ़ सकते हैं इसको। अगर कोई बूढ़े पर्सन आपके साथ हैं और जिनको प्रॉब्लम होती है तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। मेरे साथ 2026 में मेरी नानी गई थी तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, और 2025 में मेरी फ्रेंड की मदर गई थी तो उनको भी प्रॉब्लम हो गई थी। बट स्टिल धीरे धीरे वहाँ मंदिर तक लोग पहुँच ही जाते हैं। ये तो एक आस्था की बात है, आपके मन में आस्था होनी चाहिए तो कोई भी समस्या पार कर आप भगवान से मिलने का द्वार खोल लेते हैं। फिर हम लोग जैसे ही मनसा देवी मंदिर पहुँचे, मनसा देवी मंदिर में 2025 में जब मैं गई थी तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, उस समय बहुत भीड़ थी, तो दर्शन होने में थोड़ा सा समय लग गया था। बट स्टिल 2026 में तो इतना इजीली दर्शन हो गया था कि मुझे 5 मिनट भी वहाँ दर्शन करने में नहीं लगा, तुरंत हम लोग जैसे ही गए दर्शन हो गया। यहाँ पे जब हम चढ़ाई चढ़ते तो बहुत सारे व्यूज़ हैं जिनसे आप हरिद्वार का पूरा व्यू ले सकते हैं। बहुत सारी सेल्फ़ी पॉइंट और फ़ोटो पॉइंट्स हैं जो आप वहाँ पे इमेजेस क्लिक करा सकते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर सी वहाँ इमेजेस आती हैं, तो आराम से इसमें हम दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस ले सकते हैं। इसी के पास में ही एक मंदिर है, चंडी देवी का मंदिर है, बट मैं उस मंदिर में नहीं जा पाई क्योंकि वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, जिसके लिए कन्वेंस फैसिलिटीज़ फिर मैंने ट्राई नहीं किया, और फिर टाइम भी ओवर हो गया था, तो मैंने एक दिन में बस इतना ही एक्सप्लोर किया था। एंड उसके बाद नीचे उतरते ही बहुत सारे फूड स्टॉल्स थे, फूड स्टॉल इन द सेंस कि मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे जिसमें अप्रॉक्सीमेट 150 का आपको फूड मिल जाता है आराम से। एक थाली अगर आप खाना चाहें जिसमें दाल चावल सब्जी सारे आइटम मिले तो आप उसको ले सकते हैं। बाकी अगर हम ऐसे बात करें तो ये हर की पौड़ी से बाहर निकलते आपको स्टॉल मिलेगी जिसमें आपको चाउमीन बर्गर वगैरह तो नहीं मुझे पता, बट हाँ फूड अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो यहाँ पे 150 में नीचे ही जैसे हर की पौड़ी के पास आप आएंगे, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जिसमें आपको मिल जाएगा, तो आप इजीली वहाँ पे फूड टेक कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स रहती है जिसमें आप बहुत सारी सामानें मिलती हैं, आप उसमें शॉपिंग करना चाहें तो सामान ले सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप सीधा अपने रूम में वापस आ जाइए। फिर हम लोग डायरेक्टली अपने रूम में वापस आ गए थे, और फिर हम लोग थक भी गए थे तो हम लोग जल्दी सो भी गए थे। बट हाँ, नीचे उतरते उतरते हम लोग को शाम हो गई थी, जिसमें थोड़ा सा रात का मौसम हो गया था, और जिसमें हर की पौड़ी एकदम मतलब बहुत खाली था, जिसमें हम लोगों ने पहले तो आरती देखी वहाँ की, हर की पौड़ी की हमने आरती बहुत सुनी है, वहाँ की आरती देखी। फिर उसके बाद हम लोग कुछ मिनट्स तक कुछ टाइम तक गंगा जी में पैर डालकर बैठे रहे, रिलैक्स फील कर रहे थे, और वहाँ का व्यू इतना अमेजिंग था कि मतलब बहुत पीस महसूस होता है, बहुत अमेजिंग व्यू था जिसको मैंने ऑब्ज़र्व किया। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उठे हम लोगों ने रेडी होके सुबह 6 बजे हरिद्वार बस स्टॉप से हम लोगों ने बस ले ली थी, जो कि हम लोगों को सोनप्रयाग के लिए मिली थी। सोनप्रयाग के लिए बस हम लोगों ने ले ली। हाँ, सोनप्रयाग तक का सफ़र बहुत लंबा था, ये तकरीबन 8-9 घंटे का सफ़र था। ये था कि बीच बीच में बस भी स्टॉप हो रही थी, उसने रेस्टोरेंट वगैरह में, वहाँ का भी व्यू बहुत सुंदर था। क्योंकि अगर हम पहाड़ से चढ़ते हैं, जब पहाड़ के रास्ता तय करते तो आपको सी बात है पहाड़ का तो व्यू बहुत अमेजिंग रहता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे थे। हम लोग उतर के काफ़ी सारी इमेजेस ले रहे थे, तो वहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट में रुक रही थी वहाँ से कुछ ना कुछ खा पी रहे थे। और फिर पर ये है कि लंबा बहुत सफ़र था, 8-9 घंटे, और वैसे भी ट्रैफिक का भी बहुत इश्यू होता है, तो इसलिए 8-9 घंटे आराम से हम लोगों को सोनप्रयाग पहुँचने में लगे थे। आप ये समझिए कि हम लोग मॉर्निंग में बैठे थे और हम लोग शाम होने तक वहाँ पहुँचे थे, इतनी शाम हो ही चुकी थी। फिर 2025 में तो हम लोगों ने वहाँ पे सोनप्रयाग में ही वेट किया, सोनप्रयाग में ही रूम लेकर हम लोग रह रहे थे। वैसे वहाँ पे डोरमेट्री भी अवेलेबल है, आराम से 500 रुपये में डोरमेट्री नहीं 500 रुपये में पर पर्सन रूम मिल गया था हम लोगों को ईज़िली। बाकी 2026 में तो हम लोग सोनप्रयाग में नहीं रुके थे, हम लोग गौरीकुंड में जाकर रुके थे। तो फिर जैसे हम लोग सोनप्रयाग में रुके तो नेक्स्ट मॉर्निंग सोनप्रयाग में जो नदी जाती हैं, अच्छा एक बात आप लोगों को बताना मैं भूल गई, बीच में जब हम लोग यहाँ सोनप्रयाग की तरफ आते हैं तो हम लोग को बहुत सारे व्यूज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि धारी देवी मंदिर और ये सब बहुत सारे व्यूज़ देखने को मिलते हैं।
सोनप्रयाग में आने के बाद जो नदी है यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस वहाँ पे ली थी नदी में, बट बहुत अच्छा इमेजेस आई थी। सोनप्रयाग में ही जैसे मॉर्निंग हुई तो हम लोग को वो एक रहता है कि हम लोग को गौरीकुंड जाना होता है। वहाँ से टैक्सी मिलती है जो कि 50 रुपये किराया होता है गौरीकुंड के लिए जाने के लिए, और एक पुल होता है उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। और आपको एक बात और बता दूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि रजिस्ट्रेशन कराना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सोनप्रयाग में जैसे ही हम नदी की तरफ जैसे ही हम पहुँचते हैं, मतलब लास्ट पॉइंट सोनप्रयाग का पहुँचते वहीं एक जगह है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हमेशा होते रहते हैं। तो आप एक्स्ट्रा लेके जाएँ रजिस्ट्रेशन, मतलब फ़ोन से करा के लेके जाएँ या डायरेक्टली वहाँ करें, तुरंत रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो जाता है। बस आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। वो एक ही पर्सन से पूछेंगे कि आपके साथ कितने लोग आए हैं, उन सबका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे वो करा देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की कोई वहाँ पे इशू नहीं होता। मैंने दोनों बार यही देखा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता रजिस्ट्रेशन का, आराम से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर जैसे ही पुल क्रॉस करके हम पहुँचे, वहाँ पे स्टैंड है गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड। तो वहाँ पे टैक्सी हम लोगों ने की 50 रुपये सवारी, बट वहाँ पे टैक्सी का बहुत इशू होता है, नंबर लगते हैं जितना जल्दी आप टैक्सी ले लें इस तरह से। तो हम लोग जैसे ही टैक्सी में बैठे तो कुछ ही तकरीबन आधे घंटे में हम लोग गौरीकुंड पहुँच गए थे। गौरीकुंड पहुँचने के बाद यहाँ पे एक कुंड है जिसमें नहाना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं से यात्रा स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे हम लोगों ने स्नान किया। हालांकि वो कुंड में गर्म पानी आता है, इतनी ठंडी होने के बावजूद भी वहाँ पर गर्म पानी आता है। ये देख के तो मैं भी बिलीव नहीं कर पाई कि इतना गर्म पानी कैसे आ सकता है इतनी ठंडी प्लेस में, बट हाँ वहाँ पे सच में ऐसा है। तो हम लोग वहाँ पे नहाए, नहाना हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाती है केदारनाथ की यात्रा। और आप लोग जानते हैं केदारनाथ की यात्रा करते करते हम सीधा मतलब टाइम तो अप्रॉक्सीमेट आपके चलने पे लगता है, हम लोगों को तो 12 घंटे लगे थे पहुँचने में और 12 ही घंटे लगे थे उतरने में। पर मैं हमेशा रात का, क्योंकि मैंने 2025 में मॉर्निंग का यात्रा की थी, दिन में हम लोग चलना स्टार्ट किए थे तो बहुत क्राउड था, क्योंकि वहाँ पे जो खच्चर वाले होते हैं वो रास्ता बिल्कुल नहीं देते, तो आपको चोट भी लग सकती है। हमारे सामने भी एक इंसिडेंट हुआ था, एक लेडी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो इसलिए मैं रात में प्रेफर करती हूँ यात्रा करना, क्योंकि 2026 में मैंने रात में ही यात्रा स्टार्ट की थी। जिससे ये हुआ था कि इतना क्राउड नहीं था, आराम से पहुँच गए थे। मॉर्निंग में 10 बजे तक की हम आराम से पहुंच गए थे मंदिर। और मंदिर पहुंचने के बाद 2025 में जब हम मॉर्निंग में पहुंचे थे मंदिर 6 बजे, तो बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। मुझे 5 घंटे लाइन में खड़े हो गए लगे। पर जब हम इस बार 2026 में गए थे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हम 10 मिनट में मंदिर के अंदर से दर्शन करके वापस आ गए थे। 10 मिनट के अंदर, क्योंकि हम शाम को 4 बजे हम लोग दर्शन किए थे और शाम को 4 बजे इतना भीड़ नहीं था। पर हाँ, उस समय जब मॉर्निंग में हम लोग गए थे तो बहुत भीड़ था। तो मतलब भीड़ इन द सेंस कि मतलब 5 घंटे में लाइन में लगे हो गया था मंदिर के अंदर। हाँ, मंदिर के अंदर जाने से पहले एक टोकन मिलता है, वहाँ पे सामान सबमिट हो जाता है, आपको करना पड़ता है। जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं वहीं सामान आप सबमिट कर दीजिए। अगर आप वहाँ नहा रहे हैं तो वहाँ पे भी सामान सबमिट हो जाएगा। आपको 200 रुपये बाल्टी पानी मिलेगा ठंडा, क्योंकि हम इस टाइम पे जब गए थे तो -1 डिग्री टेम्परेचर था। उस टाइम पे भी ऐसा ही टेम्परेचर था। तो आपका सामान वहाँ पे पहले ही सबमिट हो जाता है, सबमिट आपको करना पड़ता है। फिर वहाँ से आपको टोकन लेना होता है, फिर अंदर लाइन में लगना होता है। जैसे इस बार तो लाइन नहीं थी तो हम लोगों ने आराम से 15 मिनट में दर्शन कर लिए थे। और 2025 में तो लाइन इतनी बड़ी थी कि 5 घंटे लग गए थे। तो ये टाइमिंग पे डिपेंड होता है कि आप किस समय दर्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने तुरंत दर्शन करने के बाद भैरव बाबा मंदिर के बाद वापस उतरने के लिए तुरंत स्टार्ट किया। हाँ, खाने पीने का ये कि ऊपर जाकर बहुत महंगा सामान मिलता है, तो आप वहाँ पे खा सकते हैं, बट ये है कि आपको उतना प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा जो आपको है। आप अपने बैग में कुछ खाना पीना लेकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है फूड वगैरह की काफ़ी ज़्यादा। पानी केदारनाथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो बहुत पानी आपको मिलेगा, पानी मिलेगा। हाँ, मनसा देवी जब चढ़ाई चढ़ेंगे तो वहाँ पे पानी नहीं मिलता, तो आपको पानी पहले से ही लेकर चलना पड़ेगा। और क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ, तो इन सब अप्रॉक्सीमेट इतना सारा मुझे ट्रिप करते 2025 में अप्रॉक्सीमेट मुझे 6000 तकरीबन पड़ गया था। हाँ, लोगों के हिसाब से तो इतना था। और 2025 में मैं अकेली थी,
तो इसलिए वहाँ पे उस समय मुझे तकरीबन 5-6 हज़ार उस समय भी लग गया था। हाँ, हालांकि मैं थोड़ी सी कंजूस हूँ तो मैंने बहुत पैसा बचाया भी था, मतलब जहाँ पे अननेसेसरी खर्चा नहीं करना था वहाँ पे नहीं किया, जहाँ पे खर्चा करना था मुझे लग रहा था कि यहाँ करना चाहिए तो वहाँ मैंने किया। ऐसे करते करते मैंने 5,000 में अपनी ट्रिप कंप्लीट की थी और 2 बार दर्शन करके आई थी। तो ये रही मेरी होल ट्रिप प्लानिंग। आप लोग भी ऐसे प्लानिंग करिए। हाँ, सोनप्रयाग से मैं आपको ये बता दूँ कि हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की आने के लिए 600-650 रुपये किराया लगता है बस का, जो हम लोग देकर आए थे। थोड़ा सा सोनप्रयाग से हरिद्वार के लिए कम पड़ जाता है, पर हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, यही करीब आप समझिए कि 10-20 रुपये ज़्यादा पड़ते हैं। तो हम लोगों ने दर्शन किया था। और बाकी गौरीकुंड के लिए मैंने आपको बता दिया 50 रुपये लगते हैं। प्रसाद तो जैसा आप ख़रीदना चाहें, वहाँ तो अलग अलग वेराइटीज़ के, मतलब 50 रुपये से स्टार्ट है और बहुत सारे वहाँ पे प्रसाद के वो हैं। आप जितना भी लेना चाहें तो आप वहाँ पे ले सकते हैं जाके। ट्रेन की टिकट तो आपको अपने स्टेशन से वेरी करनी पड़ेगी कितनी मिलती है और कैसे क्या है। बाकी ये पूरा ऐसे खर्चा था। रूम्स वगैरह मैंने बता दिया। सोनप्रयाग में 500 रुपये, गौरीकुंड में थोड़ा सा बढ़ जाता है प्राइस, क्योंकि गौरीकुंड थोड़ा सा पास में हो जाता है, वहीं से यात्रा स्टार्ट होती है। और आपका हरिद्वार में यही अप्रॉक्सीमेट 1000, देखो पर्सन के हिसाब से लोग पैसा लेते हैं, तो 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये ऐसे पर्सन के हिसाब से पैसा लेते हैं लोग। तो आपका इतना तकरीबन पड़ जाता है। हाँ, मैंने 5,000 में किया है ट्रिप, तो होपफुली आप लोग भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है तो आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। बंजिंग जंपिंग ऋषिकेश में आपको मिलेगी, आप वो भी कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग वगैरह जैसा भी। अप्रॉक्सीमेट 1 वीक का हमें समय लगा था, 1 वीक का, जो कि हम लोगों ने ज़्यादा इतना कहीं घूमा भी नहीं था। तो ज़्यादा अगर आप जगह जाना चाहते हैं तो आपको 2 वीक्स तो अब लग ही जाएंगे। पर ये है कि सिर्फ आपको मंदिर जाना है, दर्शन करके आना, तो 1 वीक तो लगना ही लगना है, डेफिनेटली लगना है, उतना आपको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरी पूरी ट्रिप जर्नी रही। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे सुना। फिर अगर कहीं और का आपको बताना है, जैसे कि मैंने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर किया है, तो मैं आपको बताती रहूँगी कि इसका क्या बजट है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगी। और कुछ आपको वीडियो में प्रॉब्लम है तो आप उसको मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम, मुझे वीडियो बनाने में क्या सही करना चाहिए, तो मैं उसको भी सही कर दूँगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।